9-10। डायोन हाथों के बल खड़े होकर गिर पड़ा और उसकी पीठ उसके कमरे की जमीन पर जा लगी। उसका सुडौल धड़ पूरी तरह से भीग गया था, जो कि मात्र 10 बार के अभ्यास से कहीं ज्यादा था। लेकिन डायन के पिता हमेशा कहते थे कि यह कभी भी अभ्यास की संख्या या आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए वजन की मात्रा के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि आप अपनी मांसपेशियों पर कितना दबाव डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो जानता है कि जिन मांसपेशी समूहों को वह लक्षित कर रहा है, उन्हें कैसे सक्रिय किया जाए, उसे उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक लाभ होगा जो केवल बहुत अधिक वजन उठाना जानता है। मैं अभ्यास से बाहर हूँ। मैंने बहुत लंबे समय से कसरत नहीं की है। डायन को अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत करने की आदत थी। उनके पिता एक सैन्य व्यक्ति थे, जिन्होंने एक बेटे को पाला था जिसे कंप्यूटर के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए चूंकि बूढ़ा व्यक्ति एक युद्ध हार चुका था, इसलिए उसने युद्ध हारने से इनकार कर दिया। बहुत छोटी उम्र से ही शारीरिक गतिविधि का महत्व डायन के दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से वह फोकस अकादमी में आया था, तब से वह अध्ययन और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था, और यह भी नहीं कि हाल ही में उसके दिन केवल प्लेटों पर चित्र बनाने में ही व्यतीत हो रहे थे। डायन को नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हर बार जब वह फोकस अकादमी से कोई साधना तकनीक सीखता था तो उसे एक सहज घृणा महसूस होती थी। फिर एक आवेग उसे जकड़ लेता था, लेकिन यह आवेग उसे साधना करने के लिए कहने के बजाय बिल्कुल विपरीत करने के लिए कह रहा था। डायन शब्दों में यह नहीं बता सकता था कि वह ऐसा क्यों महसूस करता था, लेकिन एक बात वह जानता था कि वह खुद पर शायद उससे कहीं ज्यादा भरोसा करता था जितना किसी भी व्यक्ति को खुद पर करना चाहिए। चूंकि उसका शरीर उसे मना कर रहा था, इसलिए वह किसी और कारण से नहीं बल्कि डायन की बात सुनता था। सचारो, मुझे देखना चाहिए कि क्या मैं फोकस झील में एक बार फिर तैराकी कर सकता हूं। यह अच्छा कार्डियो होगा। डायन के दिमाग में वह समय घूम गया जब उसने पहली बार फोकस झील में तैराकी की थी। वह अशुभ एहसास कुछ ऐसा था जिसे वह अब भी कभी कभी महसूस करता था। उसकी नज़र अंतहीन नीले रंग पर चली गई जो बड़ी कांच की खिड़कियों से झिलमिला रहा था। डायन को आश्चर्य हुआ कि क्या ये भावना फोकस लेक की इच्छा से संबंधित थी। क्या ये संवेदनशील था? डायोन ने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके पास अपनी बात पूरी करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। तो फिर चलो तैराकी करने चले। हालांकि ऐसा लग रहा था कि डायन सक्रिय था, लेकिन सच तो यह है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। व्यावहारिक रूप से सभी प्रशिक्षण सुविधाओं पर उसे रोक लगा दी गई थी। जाहिर है उसका क्लियरेंस लेवल बहुत कम था। डायन ने नहाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह सिर्फ एक और कसरत के लिए जा रहा था। उसने खुद को उल्टा किया और दरवाजा खोला। हालांकि उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह दूसरी तरफ छोटी एवा थी। बिग एवा। डायोन की आंखें चमक उठी और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लेकिन जब उसने डायन को बेशर्मी से पसीने से लथपथ और पूरी तरह से खुला धड़ लिए घूमते देखा, तो उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या उसने कभी स्कूल की आधिकारिक वर्दी नहीं पहनी थी? आखिर यहाँ क्या हो रहा था? क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी परीक्षा चल रही है? डायोन के सुडौल धड़ से अपनी नजरें हटाते हुए एवा ने उसे घूरकर देखा, मानो वह अपनी बर्बादी की कुंठा को बाहर निकालना चाहती हो। डायन एवा की बातों से हैरान था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि कोई भी उम्मीद कर सकता है, किसी ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि उनका आश्चर्य कुछ ही क्षणों तक रहा और फिर वे पुनः मुस्कुरा उठे। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप देखें, स्वतंत्र महसूस करें। एवा ने जब ये सुना तो वह बहुत शर्मा गई। क्या इस आदमी को औरत को कुछ छूट देने के बारे में कुछ नहीं पता था? क्या उसे इतना बेबाक होना था? मैं सती मांसपेशियों की परवाह क्यों करूं? आपके पास एक साधक की 10वीं ताकत भी नहीं है। आप शायद फूल लड़की हो सकती हैं। डायोन ने हंसते हुए कहा, उसे एवा की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जब तक तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है जो मुझे भगा दे और तुम्हारे पिता व्यस्त है, क्या मैं ठीक नहीं रहूंगा? जब तक तुम मेरी रक्षा करोगे तब तक सब ठीक रहेगा। डायन और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने बड़े भाई का जिक्र किया तो उसने महसूस किया कि एवा के चेहरे के हाव भाव बदल गए हैं। ये देखकर कि कुछ गड़बड़ है, जवाब का इंतजार करने के बजाय डायन ने जल्दी से बात जारी रखी। मेरा मुंह बड़ा है, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। मुझे अभी भी इस परीक्षा में आपकी मदद चाहिए। डायन मासूमियत से मुस्कुराया, लेकिन एवा उसे थोड़ा हैरान होकर देखती रही। उसने इस प्लेबॉय से जितने भी शब्द निकलने की उम्मीद की थी, उनमें से ये आखिरी थे। क्या वह वाकई इतनी स्पष्ट थी?
डायोन की आंखों में लगभग याचना भरी नजर देखकर, जैसे कि उसे डर था कि वह किसी भी क्षण फूट फूट कर रोने लगेगी। हालांकि एवा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इसके बजाय वह जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस घमंडी आदमी का भी ऐसा दिन आ सकता है। डायोन खुद को रोक नहीं सकी और एवा की भरपूर छाती को उसकी कसी हुई चमड़े की छाती की पट्टी से टकराते हुए देखा और वह हंस पड़ी। अच्छा, जब आप हंसते हैं तो क्या आप सुंदर नहीं लगते? डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा। एवा की हंसी रुक गई और वह फिर से शर्मा गई, लेकिन उसने तुरंत ही जवाब दिया, और यहाँ मैंने सोचा था कि तुम इतने बुरे नहीं हो। तुम्हारे पास अभी भी वही बकबक है। प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रवेश समारोह के लगभग 1 महीने बाद होती है, ताकि कुछ सप्ताह की कक्षाओं के बाद छात्रों की प्रगति का परीक्षण किया जा सके। मुझे मत बताओ कि तुम एक भी कक्षा में नहीं गए हो, अन्यथा तुम्हारे लिए ये जानना असंभव होगा। डायोन ने हल्के से खांसते हुए अपने सिर के पीछे खुजलाया। कक्षाएं शुरू हुईं। एवा को बेहोशी जैसा महसूस हुआ। इस लड़के को लगा कि छूट अवधि कितनी लंबी थी। ये वास्तव में डायन की गलती नहीं थी। उसे नजरअंदाज किया गया और बहिष्कृत किया गया, और जहां तक उसे पता था, सामान्य स्कूलों में यही होता है। नश्वर दुनिया के एक प्रख्यात प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में डायन कभी भी सरकारी या निजी स्कूल में नहीं गए थे। उन्हें एक छात्र के सामान्य कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहां तक उनका सवाल था, स्व अध्ययन ही आदर्श था। आखिरकार उन्होंने जीवन भर यही किया था। इसे भूल जाओ, तुम्हारे पास अभी भी इसे करने के लिए समय है। अगर तुम ये परीक्षा छोड़ दोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और यह सब खत्म हो जाएगा। डायन खुद को यह महसूस करने से नहीं रोक पाया कि वह एवा से इस तरह मिलने के लिए भाग्यशाली था। बेशक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उच्च वर्षों के नेता के रूप में यह एवा का कर्तव्य था। ऐसे मामलों का प्रबंधन करने से उसे वह पैसा मिल गया जिसके लिए डायन ने कड़ी मेहनत की थी, और वह भी बिना किसी प्रयास के। हालांकि जैसे ही वे दोनों निकले, संयोग से उनकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जो कई हफ्तों से डायोन की तलाश कर रहा था। डायोन से आंखें मिलाईं, उसकी निगाहें तेज हो गईं। अंततः तुम मिले। डायोन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आप कौन हैं? डायन की याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए ये सोचना हास्यास्पद था कि उसे डेरियस का चेहरा याद नहीं था। लेकिन उसके शब्दों के बाद डेरियस के चेहरे पर जो भाव था, उसे देखकर वह लगभग हंस पड़ा, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसने ऐसे शब्द क्यों चुने होंगे। डेरियस, तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ। एवा की बातें सुनकर डेरियस का गुस्सा भड़क गया। डायन को बिना शर्त के इधर उधर घूमते हुए देखकर, जिस महिला का वह सालों से पीछा कर रहा था, उसे देखकर उसके अंदर इतनी ईर्ष्या भर गई कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सका। एवा, तुम। डेरियस की अजीब प्रतिक्रिया देखकर एवा की उंगली हिल गई। वह एक ऐसे पति की तरह क्यों दिख रहा था जो अपनी पत्नी को धोखा देते हुए देख रहा था। अगर ये तथ्य न होता कि डेरियस टैमी का चचेरा भाई था और वे दोनों स्टॉर्म परिवार से थे, तो एवा ने वास्तव में उस पल उसके चेहरे पर वह भाव देखा होता। डायोन के बीच बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन उसे उस आदमी को ये बात समझाने की और भी कम इच्छा हुई, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। एवा का एकमात्र उद्देश्य एक ही था, अपने भाई के साथ जो हुआ उसे जानने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत बनना। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी नहीं। उसके इर्द गिर्द मौज मस्ती करने वाले पुरुष सिर्फ परेशान करने वाली मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, डेरियस। एवा ने उसे रोक दिया। कृपया रास्ते से हट जाओ। कोई विकल्प न होने के कारण डेरियस और उसके साथी सिर्फ एक तरफ हट सकते थे। लेकिन जब वह उनके पीछे के दृश्य देख रहा था, तो उसकी निगाहें लगभग आग उगल रही थीं। नीला, लाल। हाँ बॉस, दारा के पीछे आए 2 हटे कट्टे युवकों ने तुरंत जवाब दिया। मैंने बहुत इंतजार किया है। मैं तुम दोनों को तब तक आराम करते हुए नहीं देखना चाहता जब तक कि मैं उस बदमाश को सबक न सिखा दूं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें उसे ढूंढने तक पहले साल के छात्रावासों के आसपास डेरा डालना पड़े। हाँ बॉस, दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से जवाब दिया। कोई सोच सकता था कि वे जीवित, सांस लेने वाले इंसान नहीं बल्कि रोबोट थे। एवा और डायन एक चौड़े कमरे में चले गए, जिसके आगे एक साधारण मंच था। मंच पर 2 बुजुर्ग खड़े थे, जो पत्थर के उपकरणों के पास खड़े थे, जिनके बारे में डायन को लगता था कि वे ताकत की परीक्षा ले रहे हैं। एवा से यहां आने के दौरान उसने जो सीखा था, उसके अनुसार परीक्षा सरल होनी चाहिए। ये केवल 1000 पाउंड की ताकत दिखाने का काम था। डायन की क्षमता से बहुत परे होता। आखिरकार वह अभी भी एक बढ़ता हुआ लड़का था और उसने अभी तक किसी भी साधना पद्धति का अभ्यास नहीं किया था।
लेकिन जाहिर है कि इस सब के बारे में उसके अपने विचार थे। हालांकि लगभग तुरंत ही डायन की उपस्थिति ने हलचल की लहर पैदा कर दी। जाहिर है कि वह खुद की वजह से नहीं था। हालांकि उनके प्रवेश समारोह ने हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन केवल अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग ही वहां मौजूद थे। इन सामान्य प्रथम वर्ष के छात्रों को पता नहीं था कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि सारा शोर शराबा एवा के लिए आरक्षित था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी मशहूर है। यहाँ लंबे समय से रह रहे पहले साल के छात्र भी उसे जानते थे। सिकेरियस के साथ चलने वाला बच्चा कौन है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या वे आपको करीब लगते हैं? उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है। मुझे लगा कि केवल स्कूल के जीनियस ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। रुको, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसे वरिष्ठ भाई स्टॉर्म ढूंढ रहा है? डेरियस स्टॉर्म, वह अभी भी जीवित क्यों है? मैंने सुना है कि उसने अपनी जान की भीख मांगी थी, इसलिए वरिष्ठ भाई स्टॉर्म ने उसे सबक सिखाने के बाद उसे जाने देने का फैसला किया। अपनी जान की भीख मांगी? डायोन ने भौहें उठाईं। डायोन की तरफ देखा और उसे सांत्वना देने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि डायोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीर उभर आई। कितना दयनीय है। बड़ी बहन सिकेरियस को शायद उसके लिए बुरा लग रहा है। शायद उसे यहाँ तक पहुँचने का तरीका ही नहीं पता था। मैंने सुना है कि एक बच्चा है जो किसी भी क्लास में नहीं आता। जनरल हर क्लास की शुरुआत में इस बात पर गुस्सा करता है, कसम खाता है कि वह उसे सबक सिखाएगा। शायद वह वही है। मौन, एक गूंजती हुई आवाज ने सभागार को भर दिया। जैसे ही डायन भीड़ में घुसने वाला था, छात्रों का समूह अलग हो गया, क्योंकि उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति मंच से छलांग लगाकर सीधे उसके सामने आ गिरा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम देर से आने की हिम्मत करते हो। तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म न पहनने की हिम्मत करते हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझे मजाक समझते हो? बुजुर्ग की नजर में एक भयावह चमक थी। उसके बालों की सफेदी उसकी हरी आंखों को और भी उभार रही थी। उसकी लंबी दाढ़ी उसके हर शब्द के साथ आगे पीछे हो रही थी। उसकी झुर्रियां उसके माथे पर केंद्रित लग रही थीं। ये दशकों की नाराजगी के कारण होगा, डायोन ने बुदबुदाया। आमतौर पर एक सामान्य इंसान उसकी बातें नहीं सुन पाता। डायन को व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने की आदत थी, शायद यह उसकी जीवन शैली भी रही होगी। लेकिन वह भूल गया था कि यह मूल रूप से सुपर इंसानों की दुनिया थी। क्या कहा? एवा, जो डायोन के पास खड़ी थी, के पास कहने को कुछ नहीं था। क्या कुछ सेकंड के लिए खुद न होने से उसकी जान चली जाएगी? एवा को लगा कि वह अपने माथे पर थप्पड़ मार लेगी। वह डायन को जनरल के बारे में बताना भूल गई थी। डायन ने शांति से जनरल की आंखों में देखा। वह जनरल की आभा से जरा भी परेशान नहीं लग रहा था। अपने पिता की आभा की तुलना में यह एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वास्तव में अगर उसके पास सिर्फ यही होता तो यह आदमी अपने पिता के किसी अधीनस्थ के सामने अकेले खड़े होकर शायद अपनी पैंट में पेशाब कर देता। क्षमा करें टीच, मैं वास्तव में काफी समय तक बिस्तर पर था। डायोन ने अपनी आत्मा की उस विचित्रता को समझाने का प्रयास किया जिसके कारण वह अपने अनुमान से कहीं अधिक देर तक सोता रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह अधिकतर पाठों से वंचित रह गया। दुर्भाग्य से उसे यह एहसास नहीं हुआ कि लोग उसे कितनी अजीब नजरों से देख रहे थे। जनरल को सबसे ज्यादा नफरत बहानेबाजी से थी। चाहे आपकी कहानी कितनी भी अच्छी क्यों न हो या आपका कुत्ता आपका होमवर्क कितनी भी अच्छी तरह चबा गया हो, सब कुछ अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा था, क्योंकि इससे सब कुछ और भी खराब हो सकता था। बेशक डायन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सच्चाई ये थी कि उसे शिक्षकों ने भी बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए कोई भी उसे कुछ भी बताने नहीं आया। उसकी आत्मा के बारे में उसकी कहानी एक और अच्छा कारण था, लेकिन ये सिर्फ इस जनरल को कुछ सम्मान देने के लिए था। उसने एवा की सलाह मानने और एक बार के लिए एक कदम पीछे हटने का फैसला किया था। लेकिन परिणाम ये हुआ, एवा को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह तेजी से बूढ़ी हो रही है। यह आदमी। डायोन के स्पष्टीकरण के बाद कमरे में शांति छा गई। जनरल कांप रहा था, उसका चेहरा लाल हो रहा था और सांसें तेज हो रही थीं। बहुत समय हो गया था जब किसी छात्र ने उसे इस तरह क्रोधित करने की हिम्मत की थी। रुको जनरल, कृपया, एवा की आवाज कमरे में गूंजी। चोट के कारण कक्षा छोड़ने का एक उदाहरण है। मैं उसकी कहानी की पुष्टि कर सकता हूँ। डायन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लगता है बिग एवा इतनी भी बुरी नहीं थी, उसके लिए झूठ बोल रही थी। मुझे परवाह नहीं। 1 महीने की क्लास मिस करना, अपने टीचर को बिना सम्मान के संबोधित करना, परीक्षा में देर से आना, और सबसे बुरी बात, मुझे ये बकवास बहाने देना। चले जाओ।
तुम्हें निकाल दिया गया है। डायन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। सच कहूं तो उसे इस स्कूल से बहुत कुछ मिल चुका था। अगर वे उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने वाले थे तो उसे इस अकादमी में आने की अनुमति क्यों दी गई, यह उसकी समझ से परे था। डायन ने अपना माथा रगड़ा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे झुंझलाहट का भाव उभरने लगा। भले ही उसे इस स्कूल से नफरत थी, लेकिन उसे अभी भी इसकी जरूरत थी। अगर वह इस परीक्षण से बच नहीं पाया तो वह अपने किसी भी लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। उसकी पहली गलती ये थी कि उसने पहले ही कदम पीछे खींचने की कोशिश की। उसके पास न तो समय था और न ही धैर्य कि वह एवा की तरह चीजों को ले सके। चीजों को उस तरह से लेने की कोशिश ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। इसलिए वह अपने तरीके से ही काम करता था, जिस तरह से वह हमेशा करता आया था। क्या आप जनरल हैं या नाचने वाला बंदर? आप खुद को किसी भी चीज का शिक्षक कैसे कह सकते हैं, यह मेरी समझ से परे है। लिब्रो नहीं होता तो मेरे पास पहनने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं होती। इस घटिया अकादमी के बारे में कुछ भी जानने की बात तो दूर की बात है। जाहिर है, या तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता या फिर आपको इसकी परवाह नहीं है। जब आपको पता चला कि आपके पास नश्वर दुनिया से एक छात्र है तो क्या आपने संपर्क किया? मैंने सुना है कि आपने अपनी कक्षा का बहुत समय मेरे बारे में शिकायत करने में बिताया, लेकिन क्या आपने कक्षा के बाहर मुझे खोजा? क्या आपने कोशिश भी की? और आप खुद को शिक्षक कहते हैं। चूंकि आप एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं और तथ्यों की जांच किए बिना ही बोलते हैं, तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप जैसे शिक्षक मुझे कुछ सिखाएं? डायन की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मंच पर मौजूद बुजुर्ग ने भौहें उठाईं और दिलचस्पी से डायन की ओर देखा। लिब्रो के साथ रिश्ता है। उसे उसके पहले नाम से पुकारना काफी है। उसका मतलब है कि लिब्रो ने उस पर एहसान किया है। जनरल साहब लगभग फटने ही वाले थे कि अचानक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। बच्चों की बकवास पर ध्यान मत दो जनरल। लोगों को ये पता लगना अच्छा नहीं लगेगा कि तुमने कुछ शब्दों की वजह से एक छात्र को मार डाला। गंभीर चोट के कारण समय गंवाने का एक उदाहरण तो है ही। चूंकि हमारे स्कूल के ऐसे सुनहरे छात्र ने उसके लिए आवाज उठाई है, तो ये झूठ नहीं हो सकता है ना? जनरल ने अपनी सांस धीमी कर ली। हो सकता है कि वह उन लोगों की बातों को ज्यादा ग्रहणशील हो जिन्हें वह अपने बराबर समझता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह वाकई चीजों को ऐसे ही जाने देना चाहता था। डायन को वहीं मार डालने का इरादा रखता था जहां वह खड़ा था, लेकिन इस बुजुर्ग के अचानक हस्तक्षेप ने उसके लिए वह रास्ता पहले ही बंद कर दिया था। उस स्थिति में इस छोटे कमीने को पीड़ा पहुंचाने के लिए उसके पास असंख्य तरीके थे। अभी भी सजा होनी चाहिए। आपको निष्कासित करने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चूंकि आपने कहा कि आपको मेरे जैसे शिक्षक की जरूरत नहीं है, तो आप काफी शक्तिशाली होंगे, है ना? कमरे में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। जनरल क्या कह रहा है? उस बच्चे में स्पष्ट रूप से कोई संस्कार नहीं है। वह संभवतः मजबूत नहीं हो सकता। आपकी सजा बहुत सरल है। अगर आप डिटेक्शन स्टोन पर 1500 पाउंड का बल नहीं लगा सकते, तो सजा से बचने के बारे में मत सोचिए। जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं कि तुम इस स्थिति से कैसे बाहर निकलते हो। मैंने देखा कि तुम में कोई साधना नहीं है, लेकिन इस स्कूल में आने के पीछे कोई कारण अवश्य रहा होगा। इसलिए चूंकि तुम में जन्मजात शारीरिक शक्ति है, इसलिए मैंने इसे बढ़ाकर 1500 पाउंड कर दिया। जन्मजात शारीरिक शक्ति से इतना वजन नहीं बढ़ सकता। इसे मेरा अनादर करने की सजा समझो। डायन ने जनरल की ओर देखा। ऐसा लगा कि वह समझ गया है कि वह क्या सोच रहा है। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, ओह, बस इतना ही? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन इसे और ज्यादा रोचक क्यों न बनाया जाए? शर्त क्यों न लगाई जाए? शर्त? तुम्हारे जैसे बच्चे के पास ऐसा क्या हो सकता है जो मैं चाहूं? मुझे यकीन है कि आप जल्द ही देखेंगे। लेकिन चलो इसे सिर्फ पैसे से करते हैं, क्या यह अच्छा रहेगा? मैं आपसे 10,000 गहरे पत्थरों की शर्त लगाता हूं कि मैं आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। 10,000 विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह कोई छोटी संख्या नहीं है, यहां तक कि एक बुजुर्ग के लिए भी। कमरे में धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। एवा को बेहोशी सी महसूस हुई। ये बच्चा बहुत परेशान करने वाला है। क्या वह सोचता है कि वह जनरल को ये कहकर शर्मिंदा कर सकता है कि वह शर्त को नैतिक जीत के तौर पर नकार देगा और फिर बाहर निकाल दिया जाएगा? वह स्पष्ट रूप से जनरल की जुए की लत के बारे में नहीं जानता। जनरल चौंके, थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो? तुम इसके लिए 1 सदी से भी कम उम्र के हो।
जरूर 10,000 गहरे पत्थर। और चूंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इतनी राशि नहीं है, मुझे यकीन है कि यह राशि तुम्हारी जिंदगी खरीदने के लिए पर्याप्त है। अगर तुम हार गए तो तुम तब तक मेरे नौकर रहोगे जब तक मैं अपने फर्श पर कचरा साफ करवाने से ऊब नहीं जाता। जनरल ने यह बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन जल्द ही उनकी मुस्कान गायब हो गई। डायन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। पीछे देखे बिना उसकी आवाज धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। हाँ, क्यों नहीं। पहली बार जनरल को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। शायद वह जानता है कि एक बड़े आदमी का सेवक होना उसके पहले के जीवन से बेहतर है। जनरल ने सोचा और खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। डायन मंच पर पहुंचा और दूसरे बुजुर्ग की ओर हाथ जोड़कर बोला, आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। मुझे कितने प्रयास करने हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। आपके पास निशान तक पहुंचने के लिए 3 प्रयास हैं। आइए देखें कि लिब्रो को आप में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जनरल के चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से गंभीर भाव था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। डायन एक डिटेक्शन स्टोन के सामने खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। उसने अपना पैर घुमाया और अपनी कोर को कस लिया। जनरल ने बुदबुदाया, उनका फॉर्म बहुत अच्छा है। एवा ने सराहना में अपना सिर हिलाया। पेंग नंबर उड़कर पत्थर के ऊपर मडराता हुआ आया। .400 700 750 800। वह 800 पाउंड का बल उत्पन्न कर सकता है। मैंने सोचा था कि उसमें कोई साधना नहीं है। 800। डायन भी आश्चर्यचकित था। सच में डायन को 3-400 की उम्मीद थी। अगर वह अपने फॉर्म पर ध्यान केंद्रित करता और एक अच्छा विंड अप प्राप्त करता तो उसे विश्वास था कि वह अकेले अपने शरीर से 400 को पार कर सकता है। अगर वह अपनी मुट्ठी के बजाय अपने पैरों का इस्तेमाल करता तो उसे कम से कम 200 पाउंड से भी अधिक छूने का भरोसा था। लेकिन यह बात उसके लिए भी अप्रत्याशित थी। क्या यह मेरी आत्मा से संबंधित है? लेकिन मैंने आत्मा द्वारा शरीर को मजबूत करने के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। डायन आंशिक रूप से सही थे। आत्मा को एक उचित कंटेनर की आवश्यकता होती है। डायन को पता था कि वह गहरी नींद में सो गया था, जिससे उसे यह गलत अनुमान लगाने में दिक्कत हुई कि वह कितने समय से बाहर था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। इस मामले की सच्चाई ये थी कि शरीर आत्मा का वाहन था। पर्याप्त रूप से मजबूत शरीर के बिना एक शक्तिशाली आत्मा का घर बनाना एक बचकाना सपना था। ये कहा जा सकता है कि डायन की आत्मा ने अपनी नींद के दौरान एक बड़ी छलांग क्यों लगाई। इसका कारण 2 कारक थे, मार्शल वर्ल्ड का वातावरण और उसकी आत्मा की अतिरिक्त क्यूई। उस पल डायन के लिए कुछ क्लिक हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे जल्द ही अपने शरीर को मजबूत करने का एक तरीका खोजना होगा, अन्यथा वह अपनी आत्मा की असली क्षमता को कभी नहीं देख पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जन्मजात आत्मा उससे परे थी जो उसने सोचा था, लेकिन उसका नश्वर शरीर अब भी उसे रोक रहा था? जनरल मुस्कुराया, जैसा कि मैंने सोचा था, उसके पास जन्मजात शारीरिक शक्ति थी। लेकिन बहुत बुरा हुआ। ये नियमित परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन ये शर्त, हालांकि ये शर्म की बात है, तुम्हारा शरीर बहुत अनोखा है। तुम एक अच्छे नौकर बनोगे। जनरल की हंसी से कमरा भर गया। एवा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह बहुत लापरवाह है। वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। डायन ने हंसते हुए कहा, बेतुका मत बनो, मेरे पास 2 और प्रयास हैं। जनरल ने हंसते हुए कहा, मैं एक शिक्षक हूं। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि आपने उस हमले में अपना सब कुछ लगा दिया है। जब तक आप जादुई तरीके से खेती में आगे नहीं बढ़ पाते, तब तक आप हमारी छोटी सी शर्त में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खेलना जारी रखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलूंगा। आगे बढ़ो। डायन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मेरे पास कोई साधना नहीं है। इसका एक कारण है। मैंने अपना समय अकादमी में एरेकीमिया गुट के साथ बिताया है। जब मैं कोमाटोज नहीं था तो डायन की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसके सामने एक शानदार सरनी बनने लगी। मैं इसे धीमा कर दूंगा ताकि वे इसे देख सकें। लेकिन मैं इससे केवल 2x प्रवर्धन सरनी बनाऊंगा। बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसे थोड़ा दिखाना चाहता हूं। इस तरह वे यह नहीं कह पाएंगे कि मैंने अंकल एल की तरह धोखा दिया है। 1 मिनट बाद एक सरनी का गठन किया गया। डायन की शुरुआत से ही वह खुद को रोक नहीं पाया था। स्वाभाविक और रोरा, और उसने इतनी जल्दी एक सरनी बनाई। लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर है। अगर वह पास होना चाहता था तो उसे 1.875x तक पहुंचने की जरूरत थी। लेकिन एक ऐसे बदमाश के लिए यह कैसे संभव हो सकता था जिसने अभी अभी सरनी कीमिया शुरू की है?
हालांकि मिलनसार बुजुर्ग को व्यूह रचना के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन उसके पास व्यूह रचना को देखकर उसकी प्रभावशीलता के बारे में बताने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल डायन द्वारा इसका परीक्षण करने का इंतजार कर सकता था। जनरल को बहुत पसीना आ रहा था। कृपया बहुत ज्यादा मत बनो, कृपया बहुत ज्यादा मत बनो। मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूं। मैं इतने सारे गहरे पत्थरों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। मेरे पास अब इतने सारे पत्थर होने का एकमात्र कारण यह है कि मैं जुआ एसोसिएशन के लिए एक बहीखाता रखने वाले के रूप में काम कर रहा हूं। मैं इतना सारा पैसा खोने की व्याख्या कैसे करूंगा? जनरल अपनी दाढ़ी को थोड़ी से नोचने ही वाले थे। डायन मुस्कुराया। जब वह मुक्का मारने के लिए तैयार हुआ तो प्रवर्धन सरणी उसकी मुट्ठी के सामने करीब आ गई। पेंग, संख्याएं बहुत बढ़ गईं। जनरल लगभग बेहोश हो गया। 0.2x प्रभावशीलता। 1600 खोजी पत्थरों के ऊपर मंडरा रहे थे। डायोन भीड़ की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये सरणियों की शक्ति है। यह मेरे जैसे बिना किसी साधना वाले बच्चे का भाग्य बदल सकता है, जिसके पास उच्च स्तरीय प्रथम स्तर के फाउंडेशन स्टेज फाइटर की शक्ति है। लगभग एक शीर्ष स्तर वाला। हाँ, लेकिन आपने इसे बनाने में 1 मिनट लिया। युद्ध में कोई भी आपका इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करेगा, किसी ने बताया। भीड़ में जो बुदबुदाहट थी वह कुल मिलाकर सहमति की थी। डायन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, उसे इसकी उम्मीद थी। खैर, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जो समय लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में आप सभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बेतुका मत बनो। हम शायद सरणी कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता। अपने आप को देखो, तुम पहले साल में हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है। अगर तुमने मार्शल आर्ट के बजाय सरणी कीमिया पर सालों नहीं बिताए, तो तुम्हारे पास कोई साधना कैसे नहीं हो सकती? शायद तुम्हें कोई मार्शल तकनीक भी नहीं आती। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में आपके लिए तुरंत एक सरणी कीमियागर मास्टर बनने का एक तरीका है। डायोन ने अपनी कलाई फड़काई और 10,000 प्रवर्धन सरणी प्लेटें प्रकट हुई। आप उन्हें ढेर भी कर सकते हैं। डायोन की आंखें चमक उठी, जिससे 2 प्लेटें टूट गईं और 2 विशाल प्रवर्धन सरणियां प्रकट हो गईं। पेंग, 0.2400। आप एक शीर्ष प्रथम स्तर के फाउंडेशन स्टेज सेनानी से भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। कितना? नहीं, उन्हें मुझे बेच दो। नहीं, मैं। सांस लो, यहाँ बहुत कुछ है। हर प्लेट में सिर्फ 2 गहरे पत्थर। हालांकि यह महंगा है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपाय है। डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वास्तव में इस परीक्षा को बाजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एवा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वह आज वास्तव में भावनाओं के भंवर से गुजरी थी। डायोन कुछ और बताने ही वाला था कि तभी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा लगता है कि मैंने मान को कम करके आंका था। आधे घंटे से भी कम समय में सभी प्लेटें खत्म हो गईं। कुछ छात्र निराश होकर लौट गए क्योंकि कई छात्रों ने एक से ज्यादा प्लेटें खरीद ली थीं। चूंकि हजारों छात्र प्रथम वर्ष के थे, इसलिए यह तय था कि वे खत्म हो जाएंगी। यह महसूस करते हुए डायन मुस्कुराया। मैं जल्द ही और बनाऊंगा। हम प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कीमत हमेशा 2 गहरे पत्थर होगी। हमें एक साथ रहना होगा। मैं बड़े छात्रों के लिए कीमत बढ़ा दूंगा ताकि ये प्लेटें रखने वाले वरिष्ठ छात्र बहुत दुर्लभ हो जाएं। भीड़ ने जयकारे लगाए। जैसे ही जनरल चुपचाप भागने वाला था, उसने अपने कंधे पर थपथपाहट महसूस की और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। नमस्ते जनरल, मुझे विश्वास है कि हमने एक शर्त लगाई थी। जनरल के चेहरे पर एक अंधेरा भाव उभर आया, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा और डायोन की ओर एक हरे रंग की अंगूठी बढ़ा दी। ये रहा आपका पैसा। इससे पहले कि डायन ऊपर देख पाता, वह चला गया। वापस नीचे देखते हुए डायन ने अपनी इंद्रियों को फैलाया और उसके दिमाग में लगभग 3 मीटर की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का स्थान दिखाई दिया। पत्थरों को बड़े करीने से ढेर किया गया था, कुल मिलाकर 10,000। 30,000 गहरा पत्थर अच्छा लगता है। तुम्हें सच में लोगों को परेशान करना पसंद है। डायन के पीछे से एक मधुर आवाज आए। मुड़कर उसने एवा को देखा। 1 दिन में पूरा। डायोन मुस्कुराया। ऐसी सुंदरी को मेरी चिंता है तो मैं खुश कैसे न हो सकता हूँ। आय की मदद से अमीर बनी। यह एक ट्रिक आपकी आय बढ़ा सकती है, बस इसे दिन में 15 मिनट करें। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। बेतुका मत बनो, तुम्हारे पास अब ज्यादातर बड़ों से भी ज्यादा दौलत है।
और तुम साफ तौर पर फिर से ऐसा करने की योजना बना रहे हो। सावधान रहो, तुमने अभी अभी वरिष्ठों को तुम्हारे पीछे आने के और भी कारण दे दिए हैं। डायन मुस्कुराया, तुम मेरे बारे में चिंतित हो? क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे मेरी डेट दोगे? बेतुका मत बनो, तुम मेरे साथ रहने के लिए बहुत कमजोर हो। एवा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। डायोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चुपके से सिर हिला दिया। फाउंडेशन स्टेज की 5वीं परत और केवल 17 साल की उम्र। आजकल डायन ने पाया कि वह फाउंडेशन स्टेज में मौजूद लोगों की साधना को आसानी से देख सकता है। बस एक सरसरी नजर ही काफी थी। एवा वास्तव में फोकस अकादमी की एक प्रतिभाशाली महिला थी। एक छोटी गोरी लड़की एवा के पीछे चली आई। डायन के कुछ और कहने से पहले ही उसने उसके सीने को पकड़ लिया और उसे सहलाया। डायन ने नजारा देखने से पहले अपनी भौं ऊपर उठाई। ये वाकई देखने लायक था कि पाँव में कैसे फिट होंगे। और इतनी मेहनत के बाद मैंने आपके लिए एक ड्रेस चुनी। टीसीएच को देख रहे लड़के को अपने पेट में आग जलती हुई महसूस हुई, इससे पहले कि एवा ने टैमी के हाथों को दूर कर दिया। इसे बंद करो टैमी, हमें अभी भी परीक्षा के बाकी हिस्सों में मध्यस्थता करनी है। इस टैमी ने भी हरे रंग की एलीट स्टूडेंट की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तीसरे साल में थी। डायन होंगे, मैं टैमी स्टॉर्म हूं। मेरी छोटी एवा आपके बारे में बहुत बात कर रही है। डायोन की प्रतिक्रिया देखी, ये देखने के लिए कि क्या वह उसका अंतिम नाम सुनकर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वह ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा टैमी। मुझे लगता है कि आप सही हैं, छोटी एवा हमारे सामने ही बड़ी हो रही है। मेरी नज़र में आप सबसे मूल्यवान शोध कर रही हैं। डायन की बातें सुनकर टैमी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। वह केवल नश्वर दुनिया के कथित प्रथम वर्ष के छात्र के बारे में उत्सुक थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना दिलचस्प होगा। डायन को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि टैमी ने एवा को दूर धकेल दिया और वे दोनों इतनी दूर हो गए कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई। एवा ने भी हाथ हिलाते हुए माफी मांगते हुए मुस्कुराया। डायोन ने जम्हाई ली और चलने लगा। मुझे लगता है कि मैं तैरने जाऊंगा, फिर थोड़ी देर सो जाऊंगा। जब डायोन दूर जा रहा था, टैमी एवा से बात कर रही थी। वह काफी दिलचस्प है, तुम्हें पता है, टैमी ने कहा। आपका क्या मतलब है? खैर, मैंने उसे बताया कि मेरा अंतिम नाम क्या था, लेकिन डेरियस के साथ उसकी दुश्मनी के बावजूद उसकी आंखें नहीं बदली। वह वास्तव में एक शुद्ध व्यक्ति है, जो मेरे चचेरे भाई और मेरे कामों को इतनी स्पष्टता से अलग करने में सक्षम है। वह शायद एक अच्छा इंसान है, टैमी ने मुस्कुराते हुए कहा। एवा ने अपनी सहेली को एक अजीब नजर से देखा, फिर सिर हिलाया। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। तुम लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा गहरी हो, बहुत ज्यादा समझदार भी हो, और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मजबूत भी हो। इस प्रवर्धन सरणी के अलावा मैं एक कठोर और रक्षात्मक सरणी भी बना सकता हूं। यदि हम उन्हें एक निश्चित मानक पर बनाते हैं तो कठोर और रक्षात्मक सरणी प्रत्येक फाउंडेशन स्टेज फाइटर की चोटी एक परत से हमले को रोकने में सक्षम होगी। और अगर वे स्टैक्ड हैं तो परिणाम और भी बेहतर होंगे। डायन सरणी कीमिया गुट में वापस आ गया था। अब तक ये जगह व्यावहारिक रूप से उसका दूसरा घर बन चुकी थी। वास्तव में उसने शायद अपने कमरे से ज्यादा समय यहां बिताया हो। आजकल वह अपने छात्रावास में वापस सिर्फ इसलिए जाता था ताकि सो सके और सो सके। अब चूंकि उसे अपने शिक्षकों द्वारा परेशान किए जाने की चिंता नहीं थी, इसलिए वह पूरी तरह से स्व अध्ययन में जुट गया। डायन के पास जो धन था, उसके साथ उसे अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी नश्वर दुनिया के खाद्य पदार्थ खाना बंद कर दिया था और मार्शल दुनिया के व्यंजन खाने शुरू कर दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर दिन ब दिन लगातार ज्यादा शक्तिशाली होता गया। उसने पाया कि वह लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ रहा था और उसकी आत्मा को बहुत फायदा हुआ, जिससे उसकी सरणी कीमिया में काफी सुधार हुआ। बेशक सरणी कीमिया गुट को भी बहुत लाभ हुआ। अगर अंकल एल की जिद न होती तो वे शायद पहले ही इस जर्जर स्थान से दूर चले गए होते। एली, मैं कोशिश कर सकता हूं और तुम्हें स्पीड रेंज के बारे में जो कुछ भी जानता हूं वह सिखा सकता हूं। अगर तुम समझ गए तो ये तुम्हारी मदद करेगा जब तुम अपना खुद का ऑरोरा जगाओगे। अब तक एली अपने ऑरोरा को जगाने की प्रक्रिया का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं था। हालांकि डायन ने शुरुआती खर्च वहन करने की पेशकश की थी, लेकिन एली ने साफ मना कर दिया। एली कृतज्ञता से मुस्कुराया, लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। धन्यवाद डायन, लेकिन आपकी स्पीड रेंज के पीछे के सिद्धांत मेरे लिए बहुत अमूर्त हैं। इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, मुझे मूल एरे को उस बिंदु तक समझना होगा जहां मैं आपके जैसा ही कर सकूं और 2x प्रवर्धन बना सकूं।
मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं कि हम आम लोगों के लिए ऐसा करना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं भी योगदान देना चाहता हूं। अपनी बात खत्म करते करते एली बुरी तरह मुस्कुराने लगा। वह भी भूल गया था कि डायन कितना बड़ा राक्षस था, क्योंकि वह उससे हर दिन बात करता था। इतना कुछ कहने के बाद ही उसे याद आया। डायन मुस्कुराया। एली की मानसिकता के लिए उसके मन में बहुत सम्मान था। अपनी सीमाओं को समझना एक आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। हालांकि यह उसके पिता की कई शिक्षाओं में से एक थी जिसे डायन हमेशा नजरअंदाज करता था। मुझे ऐसा मत देखो एली, तुम अपने आप में एक छोटे राक्षस हो। एक पौधे की जटिलताएं उन्हें पालने की जटिलताओं की तुलना में फीकी हैं। खासकर तब जब आपको एक साथ बहुत अलग अलग विशेषताओं वाले पौधों को उगाना हो। एली ने पहले तो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि उसे तारीफ अच्छी नहीं लगी। एली उनके छोटे गुट के लिए माली था, लेकिन ये काम उतना अपमानजनक नहीं था जितना लगता था। जिसने भी पहले कभी पौधे उगाने की कोशिश की थी, वह जानता था कि वे कितने सिरदर्द का कारण बन सकते हैं, और वे नश्वर दुनिया के पौधे थे। इस मार्शल वर्ल्ड की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां अपने आप में एक अलग राक्षस थीं। फिर भी डायोन को जो पता चला, उसके अनुसार एली इस काम में इतना अच्छा था कि अंकल आइल को उस पर निगरानी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। डायन को अभी तक एरेकीमिया के कीमिया पथ में गहराई से जाना था, लेकिन उसने पहले अंकल एल को देखा था और इस पर बहुत कुछ पढ़ा था। वास्तव में डायन जानता था कि अगर वह साधना तकनीक के बिना अपने शरीर को और मजबूत करना चाहता है, तो उसे कीमिया की आवश्यकता होगी। डायन ने जो ज्ञान इकट्ठा किया था, उससे उसे पता था कि कोई व्यक्ति जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करता है, वह लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मिश्रण बनाने की प्रक्रिया। ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया की अमर जड़ी बूटियों के बारे में एली की समझ के साथ डायन अपनी प्रशंसा में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। चिंता मत करो छोटे डायन, मैं शायद कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन वे मुझे इस अकादमी में इसलिए रखते हैं क्योंकि मेरी कीमिया है। हालांकि मेरी गोलियों की शुद्धता को जबरदस्ती जागृत किए गए अरोरा द्वारा निर्धारित बाधाओं के कारण शीर्ष पायदान पर नहीं कहा जा सकता है, फिर भी मैं 50% प्रभावशीलता के साथ 4 सामान्य स्तर की गोलियां बना सकता हूं। यदि आप किसी और चीज के लिए अपने चाचा पर भरोसा नहीं कर सकते, तो कम से कम इस मामले में तो कर ही सकते हैं। अंकल एल ने ठहाका लगाया। उनके उलझे हुए बालों को अचानक से ज्यादा समझ में आने लगा। अगर गोली बनाने से नहीं तो और क्या हो सकता है ऐसा? डायन के मन में जो कृतज्ञता थी, वह स्पष्ट थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके प्रति जो दयालुता दिखाई गई, वह उसके दिल में बस गई। अगर अंकल एल ने अपनी गोलियों से कमाए गए पैसे से उसकी मदद नहीं की होती, तो डायन पहले साल की परीक्षा के दौरान बेची गई सभी एरे प्लेट्स कैसे खरीद पाता? ये कहा जा सकता है कि अंकल आयल के बिना डायोन अभी भी यहाँ जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा होता। डायन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैंने अब तक सरनी सिद्धांत के बारे में काफी कुछ कर लिया है। मैं उन पौधों के बीज निकालने में आपकी मदद कर सकता हूं, एली। मुझे जड़ी बूटियों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। एली ने ताली बजाई। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। डायन को लगा कि उसका उत्साह थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए अपने शब्द वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार कुछ मदद मिली। बहुत सारी हैं। वैसे आपका बगीचा कहाँ है? डायोन ने सोचा कि वह पूछेगा। चूंकि उसने कीमिया के बारे में थोड़ा और जानने का फैसला किया है, इसलिए बेहतर होगा कि वह सीधे इसमें कूद पड़े और एली के साथ इस बगीचे का अनुभव भी ले। ओह, ये वास्तव में पटिया नेवा शिखर पर है। बाद में हम जा सकते हैं। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम प्रिंस को देख सकते हैं। एली का चेहरा लाल हो गया जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे। उसने वास्तव में अपने भीतर के विचारों को लगभग बाहर आने दिया था। दुर्भाग्य से डायन ने अनुमान लगा लिया था कि वह क्या कहना चाहता था। राजकुमारी। डायोन ने पहले पलकें झपकाईं, फिर चालाकी से मुस्कुराया। पकड़े जाने पर एली और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। मुझे किस बात का डर है? क्या पुरुष अकेले में यही बातें नहीं करते? एली ने मन ही मन खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। वह तो बस अपने क्रश के बारे में बात कर रहा था, इसमें बड़ी बात क्या थी? एली का वास्तव में कभी कोई पुरुष मित्र नहीं था। वह 2 बच्चों में सबसे छोटा था और उसका बड़ा भाई उसकी बड़ी बहन थी। इसलिए उसका पूरा जीवन उसकी बहन और उसके दोस्तों के बीच ही बीता। आप सोचेंगे कि इससे उसे महिलाओं से कुछ हद तक छूट मिल जाएगी, लेकिन वह उनके आसपास भी उतना ही अनाड़ी और घबराया हुआ था। खैर, कम से कम एक खास महिला के आसपास तो ऐसा ही था।
आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए अपनी छाती फुलाते हुए एली ने समझाना शुरू किया, जबकि उसके हाथ एक पौधे से दूसरे पौधे की ओर बढ़ रहे थे। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अकादमी प्रमुख पाटियानेवा की सिर्फ एक बेटी है। वह पाटियानेवा चोटी पर रहती है। आमतौर पर पिले परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज भी अपनी चोटियों पर रहते हैं, लेकिन पाटियानेवा परिवार सिर्फ पिता और बेटी की जोड़ी है। इसलिए वह इतनी दयालु थी कि उसने हमें अपने क्षेत्र के एक हिस्से का इस्तेमाल कुछ आम पौधों को उगाने के लिए करने दिया। दरअसल उसने हमें अपने जंगल में काफी जगह दी। वह दूसरे पिलर परिवार के वंशजों से कहीं ज्यादा अच्छी है। अपने शब्दों के अंत में एली लगभग तेजी से उनके बीच से गुजर रहा था और उस युवा लड़की के बारे में बात करते समय अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसे डायोन बहुत अच्छी तरह से जानता था। डायोन मुस्कुराया। ओह, तुम्हें वह पसंद है ना? डेलिया के अलावा वह और कौन हो सकता है? डायन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे डेलिया से कोई लगाव नहीं था, उसे बस लगता था कि वह बहुत हॉट है। क्या उसे खूबसूरत महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने की अनुमति नहीं थी? ऐसी भावनाएं नहीं थीं। सच तो यह है कि उसे बस उन महिलाओं को छेड़ने की आदत थी जो उसे आकर्षक लगती थीं। वह वास्तव में इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचता था। उसकी माँ ने हमेशा डायन से कहा था कि जब वह आखिरकार उस महिला से मिलेगा जिसके साथ वह रहना चाहता था, तो उसे कुछ खास महसूस होगा। शायद इस पर इतना भरोसा करना उसके लिए थोड़ा भोलापन था, लेकिन उसने उन दोनों में से किसी से भी उस तरह की खास भावना महसूस नहीं की थी। वास्तव में डायन ने पहले कभी ऐसी भावना का अनुभव नहीं किया था। खैर, वैसे भी पूरा नहीं। उसका मन उसे यह विचार पूरा भी नहीं करने देता था, क्योंकि उसके मन में एक उग्र स्वभाव वाली सुंदरी की छवि उभर आती थी। डायन ने अपना सिर हिलाया। ये मामले बहुत जटिल थे, वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। चूंकि एली के मन में डेलिया के लिए भावनाएं थीं, इसलिए डायन ने उसे चुराने वाली सुंदरियों की सूची से हटाने में भी संकोच नहीं किया। उसने इसके बारे में 2 बार नहीं सोचा। डायोन ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है राजकुमारी बहुत अच्छी है। डायन पहले भी पाटियानेवा पीक पर गया था, लेकिन उसे जंगल में बगीचे के लिए पर्याप्त जगह देखने की याद नहीं थी। लेकिन फिर भी वो वहां थोड़े समय के लिए ही गया था और सीधे रास्ते से लिफ्ट की ओर चला गया था। इसलिए ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था कि वह एली के बगीचों से चूक गया था। एली ने आह भरी, उसकी निगाहें प्रेम में खोई हुई एक युवा लड़की की तरह धुंधली हो गईं। हाँ, वह तलवार चलाने में बहुत अच्छी है। जब मैं बगीचे में काम करने जाता हूं तो मैं अक्सर उसे अभ्यास करते हुए सुनता हूं। ऐसा लगता है कि इस पिलर फैमिली क्लास के पहले साल के सभी बच्चे बेहद प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभा के मामले में वे अपने बड़े भाई बहनों से कहीं आगे निकल गए हैं। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि पिलर परिवार उन्हें इस आने वाले बिग सैक टूर्नामेंट के लिए विशेष रूप से तैयार कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सिर्फ प्रथम वर्ष होने के बावजूद फाउंडेशन स्टेज की 5वीं लेयर तक पहुंच चुके हैं। संप्रदाय टूर्नामेंट। डायोन ने एली की बात ध्यान से सुनते हुए बीज चुनना जारी रखा। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम एक चट्टान के नीचे रहते हो, डायन। बिग सैक टूर्नामेंट हमारे निचले स्तर की अकादमियों के बीच एक टूर्नामेंट है। हमारे अधिकार क्षेत्र से ऊपर के कुछ बड़े संप्रदाय देखने आते हैं, और अगर उन्हें हमारी प्रतिभा पसंद आती है, तो चुने गए लोग उनके साथ अध्ययन करते हैं। ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा मामला है और यह भी तय करता है कि हमें अगले कुछ सालों के लिए कितने संसाधन मिलेंगे। ये टूर्नामेंट हर स्कूल वर्ष की शुरुआत के आधे साल बाद होता है। रुको, क्या वे वास्तव में खुद को बिग सैक कहते हैं? ये कैसी मूर्खतापूर्ण नामकरण योजना है। तो फिर वे विशेष रूप से इस एक के लिए प्रतिभाशाली लोगों को क्यों तैयार करेंगे? डायोन ने पूछा। खैर, ये स्पष्ट रूप से 100 साल का निशान है। हर 100 साल में एक विशेष खजाना जो बड़े संप्रदाय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक छोटे आयामी दुनिया को खोलने के लिए पर्याप्त रूप से रिचार्ज किया जाएगा, जिसे एक लंबे समय से मृत विशेषज्ञ द्वारा लिगेसी वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बारे में सोचो। एक आयामी दुनिया को दफनाने की जगह के रूप में खोलने के लिए उस विशेषज्ञ को कम से कम संत स्तर तक पहुंचना होगा और स्थानिक इच्छा की उनकी समझ शायद एक इरादे के स्तर तक विकसित हो गई होगी। यह विशेषज्ञ का एक ऐसा स्तर है जिसे मैं समझ भी नहीं सकता। पहली बार डायन को इस दुनिया की किसी चीज ने वाकई चौंकाया। एक आयाम को अपने लिए दफनाने के लिए खोलना, ये कैसी हास्यास्पद अवधारणा थी। अपनी सारी तकनीक के बावजूद डायोन का नश्वर संसार ऐसा कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लेकिन उन्हें हमारे जैसे बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की क्या आवश्यकता है?
डायोन ने पूछा, क्या अब भी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए इस तरह की विश्वव्यापी गतिविधियों में भाग लेना लाभदायक नहीं होगा? उसे यह बात हास्यास्पद लगी कि लोग वास्तव में उनके जैसे किशोरों के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज छोड़कर चले जाएंगे। नश्वर दुनिया की सरकार कभी भी ऐसा कुछ होने की अनुमति नहीं देगी। खैर, इन दुनियाओं में खेती या उम्र पर प्रतिबंध होते हैं, और जो लोग उन प्रतिबंधों को तोड़ने में सक्षम हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से उन खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इस बारे में सोचें, अगर आप मर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति आपकी विरासत को आगे बढ़ाए, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जो बूढ़ा हो और अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर चुका हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जो आपसे आगे निकलने का मौका पा सके? मैं समझता हूं। तो ये विशेषज्ञ ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकें। मैं समझता हूं। मैंने सुना है कि इस बार उन्होंने जो दुनिया खोली है वह विशेष रूप से खास है। दरअसल उन्होंने इस दुनिया को कई शताब्दियों पहले खोजा था, लेकिन सैकड़ों साल बाद ही उन्हें इसका सटीक स्थान पता चला। लेकिन तब भी पिछली 4 बार जब उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की तो खजाने में मौजूद शक्ति पर्याप्त नहीं थी। इस साल उन्हें उम्मीद है कि 500 साल की ऊर्जा अंततः दुनिया में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगी। डायन ने अपनी भौहें उठाई। वाह, लगता है इस बार हम भाग्यशाली रहे। हालांकि एली ने आत्महीनता से हंस दिया। डायन के बारे में मजाक मत करो, हम बिना किसी पिलर परिवार के समर्थन के पहले साल हैं। हम उन राक्षसों से मुकाबला करने के लिए इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? शायद आपके पास एक मौका है अगर आप अपनी सरणी गठन समझ को विकसित और संयोजित करते हैं। 6 महीने आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन मैं उस समय में बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाऊंगा। डायोन मुस्कुराया। हम ये काम साथ में करेंगे। एली स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। एली को यह नहीं पता था कि डायन का निकट भविष्य में खेती करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह उत्सव में शामिल होने जा रहा था तो उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। दोनों ने शांति से काम किया, एक सहज वातावरण स्थापित हो गया। राजकुमार को देखने चले, मेरा मतलब है चलो बगीचे की देखभाल करें। डायोन को यह देखकर हंसी आ गई कि उसका पहला दोस्त जो यहां बना था कितना परेशान हो रहा था। जरूर, चलो राजकुमारी को देखने चलते हैं। एली का चेहरा लाल हो गया। उसने टोकरी उठाई और डायोन का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मुड़ गया। मैं कल वापस आऊंगा अंकल एल, मिलते हैं। डायोन ने युवा बूढ़े आदमी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। एक बार जब गुट का दरवाजा बंद हो गया तो अंकल एल की आंखों में आंसू चमकते हुए देखे जा सकते थे। यह अच्छा है कि लिटिल एली ने एक दोस्त बना लिया है। एली और डायन लाइब्रेरी से होते हुए तालाब और किताबों की अलमारियों से होते हुए कांच के दरवाजों से होते हुए आगे बढ़े। मुख्य लिफ्ट के सामने रुकते हुए एली ने अपना कार्ड स्वाइप किया। यह एकमात्र लिफ्ट है जो पाटियाक नेवा पीक तक जाती है। राजकुमारी ने मुझे वहां जाने के लिए एक कार्ड दिया। मैं उससे आपके लिए एक कार्ड लाने के लिए कह सकता हूं। मुझे नहीं पता कि वह इसे स्वीकार करेगी या नहीं। ये लगभग उसके घर की चाबियां देने जैसा है, एली ने शर्म से कहा। उसके स्वर में गर्व का एक संकेत था। डायन थोड़ा उलझन में था। जब मैं अकादमी की ओर जा रहा था तो मैंने दूसरी चोटियों पर बहुत सारे गांव और दुकानें देखीं। मुझे यकीन है कि वे भी लोगों से भरे हुए थे। पाटियाक नेवा चोटी इतनी प्रतिबंधित क्यों है? इसका कारण मुझे पक्का नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि पाटियाक नेवा पीक ही एकमात्र ऐसा है जो मूल रूप से सिर्फ डेलिया के लिए है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास कोई गार्ड नहीं था। ऐसी जगह पर उसे उनकी क्या जरूरत होगी? लगता है उसने मुझे आसानी से छोड़ दिया। वास्तव में पौधों की देखभाल और नए पौधे लगाने के अलावा एक और काम है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इस वजह से हमें शायद आज राजकुमारी से मिलना होगा, एली ने अपनी आवाज में उत्साह को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। ओह, और वह क्या है? मुझे वास्तव में इसके विवरण के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन जैसा कि लगता है यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, और ये देखते हुए कि उन्हें राजकुमारी की मदद मिलती है वे शायद बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। जो भी हो, उसे हमारे द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि बीमारी क्या है, लेकिन जिन पौधों की उन्हें जरूरत है उनमें से कुछ में दमन की विशेषताएं हैं और दूसरे हिस्से में भारी आग की विशेषताएं हैं। दिलचस्प है। तो शायद एक येन आधारित बीमारी, या अधिक विशेष रूप से एक येन आधारित जहर। डायोन ने जब पलटे हुए कंट्रोल पैनल पर पीक बटन दबाया तो एली ने उसकी ओर देखा। आप शायद सही कह रहे हैं।
लेकिन यह देखते हुए कि यह उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति है जो अभी भी इसका इलाज नहीं खोज पा रहा है, यह उतना आसान नहीं हो सकता है। डायन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। एली के विश्लेषण से मन ही मन प्रभावित हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लिफ्ट की दीवार के भीतर कुछ ने उसका ध्यान खींचा। वह पहले भी डेलिया के साथ इसी लिफ्ट में गया था, लेकिन अपनी अब बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ उसने उनके चारों ओर के कांच पर सोने के हल्के निशान देखे जो स्कूल के आसपास के तालाबों की याद दिलाते थे। ये सोचते हुए वह अपनी पिछली मौत को याद किए बिना नहीं रह सका। एली, मेरा स्कूल के तालाबों के बारे में एक सवाल था। वे वास्तव में क्या हैं? दरअसल मुझे भी इसमें काफी दिलचस्पी थी। जब मैंने अंकल एल से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे वास्तव में दान की गई खेती से बने हैं। कुछ पूर्व छात्र स्कूल के लाभ के लिए अपनी मृत्यु के बाद अपनी खेती को भविष्य की पीढ़ी के लाभ के लिए दान कर देते हैं। वे पूरे स्कूल के लिए ऊर्जा का स्रोत और जीवन रक्त बन जाते हैं। सभी तालाब जटिल सुरंगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए बिजली की आपूर्ति हर जगह से होकर गुजर सकती है। मुझे यकीन है कि यह लिफ्ट भी इसी पर चलती है। डायोन ने अपना सिर हिलाया। अपनी मृत्यु के बाद स्वेच्छा से दान दिया, है ना? मैंने ये भी सुना है कि यह तकनीक स्टॉर्म परिवार द्वारा स्कूल में शामिल होने के समय लाई गई थी। यदि ऐसा न होता तो 6 में शामिल होने वाले सबसे हाल के परिवार के रूप में वे इतनी जल्दी बराबरी के स्तर पर नहीं आ पाते। डायन के जवाब देने से पहले ही लिफ्ट के दरवाजे खुल गए और वे एक जाने पहचाने जंगल में पहुंच गए। पेड़ से उतरकर एली और डायन एक दूसरे के साथ साथ रास्ते पर चल पड़े। राजकुमारी जंगल को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए यह वास्तव में एकमात्र रास्ता है। मैदान तक पहुंचने के लिए हमें वास्तव में लंबी घास और शाखाओं के बीच से गुजरना होगा, एली ने कहा। अचानक रास्ते से हटकर एक झाड़ी के ऊपर से कूद गया। डायन ने सिर हिलाया, पीछे पीछे चलते हुए। लगता है मैं सही था। यहाँ तक आते हुए आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपको कहाँ देखना है। इन सभी पेड़ों के बीच डेलिया को ढूंढना तो दूर की बात है। एली शायद उन लोगों में से एक है जो यहाँ का रास्ता जानता है। गार्ड की वास्तव में जरूरत नहीं होगी। 20 मिनट चलने के बाद एक मधुर धुन और तीखी कटने वाली आवाजें डायोन और एली के कानों में गूंजने लगी। हवा में कटने वाले ब्लेड की लय वीणा की झनकार की आवाज से पूरी तरह मेल खा रही थी, जिससे बर्फीली मारक क्षमता और हल्की पतझड़ की हवा का एक अजीब मिश्रण बन रहा था। डायोन और एली एक खुले स्थान के किनारे खड़े होकर जो कुछ उन्होंने देखा उससे मंत्रमुग्ध हो गए। औषधीय पौधों के खेतों को साफ सुथरी पंक्तियों में विभाजित किया गया था, जिससे पानी की कोमल धाराएं चतुराई से नियोजित मार्गों में बह रही थीं। इसके दाईं ओर एक विशाल झील थी जो सफेद लिली से भरी हुई थी, जो धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। बैंगनी रंग की चोंगसम पहने एक लड़की जो उसके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, अपने घुटनों को एक दूसरे से सटाकर बैठी थी और अपनी गोद में रखे वीणा को बजा रही थी। उसके सामने एक लड़की जिसे डायन बहुत अच्छी तरह से जानती थी, हाथ में ब्लेड लेकर नाच रही थी। जब वह अभ्यासपूर्वक हवा में वार कर रही थी तो उसके चारों ओर क्रिस्टल जैसी बर्फ के हल्के निशान बरस रहे थे। उसकी खूबसूरत सांवली त्वचा से पसीने की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। हवा का एक ठंडा झोंका उसके शरीर को चीरता हुआ एक पेड़ के पास आकर रुक गया, जिससे उस पर कोई निशान नहीं रह गया। संगीत धीरे धीरे बंद हो गया, जिससे लिली के फूल और अधिक संगीत के लिए कांपने लगे। चेरी के फूलों की पत्तियां धीरे धीरे आसपास के पेड़ों से गिरकर जमीन पर सजने लगीं। चेरी के फूल। पतझड़ में डेलिया के नाजुक हाथ ने उसके माथे से पसीना पोंछा। गहरी सांस लेते हुए उसने बैंगनी रंग की लड़की की ओर देखा। धन्यवाद बड़ी बहन मैडेलिन, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वह आगे बोलने वाली थी, उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और उसने एली और डायन को खोजने के लिए ऊपर देखा। वह थोड़ा हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जीवित हो? डायोन ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एली थोड़ा घबरा गया। उसके पास डायोन को डेलिया की स्थिति के बारे में बताने और ये बताने का समय नहीं था कि उसे किस प्रकार असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत दिनों से नहीं मिले डेलिया। क्या तुम मेरी मौत की दुआ कर रही हो? ये तुम्हारे जैसी औरत के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। डायोन की मुस्कुराहट ने उस मैदान की सुंदरता को फीका कर दिया जहां वे खड़े थे, जिससे डेलिया एक पल के लिए सांस रोक बैठी। एली का गला रुक गया। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और रोने के लिए आंसू भी नहीं थे। वे एक दूसरे को जानते हैं। कैसे? और उसने उसे सीधे उसके पहले नाम से पुकारा। एली की भी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की।
बैंगनी रंग के कपड़े पहने लड़की मुड़ी और उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में वही डायोन था जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। वह भी मुस्कुराए। डायन की मुस्कान जम गई, उसकी नज़र बैंगनी रंग की युवा लड़की पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें उसके नर्म गुलाबी होठों की कोमल ढलान पर टिकी हुई थीं। यह एक धीमी, सहज मुस्कान थी, लेकिन इसने खुद को गहराई से छाप दिया। उसने अपने जीवन में इससे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं देखा था। बहुत खूब। डायन ने अब तक जितनी भी खूबसूरत महिला देखी थी, वह सबसे खूबसूरत थी। उसके बालों को एक सुंदर जूड़े में बांधा गया था, जिसे चीनी शैली के 2 हेयर पिनों से बांधा गया था, जिनके सिरों पर विस्तृत और उत्तम त्रि-आयामी डिजाइन लगे हुए थे। इस तरह से बालों को बांधने से उसकी लंबी, पतली गर्दन और बेदाग मुद्रा और भी निखर कर सामने आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सोने की तरह सुंदर लग रही थीं और उसके चेहरे पर नाजुक, बेहतरीन नक्काशीदार आकृतियां थीं जो किसी का भी दिल जीत लेती थीं। उसकी नाक की ढलान, उसके गुलाबी होठों की रूपरेखा, उसकी ठोड़ी का कोमल बिंदु, ये सब कुछ अत्यंत आकर्षक था। फिर भी इनमें से किसी ने भी उसके फिगर पर विचार नहीं किया। उसकी बैंगनी चोंसम उसके सिलहूट से चिपकी हुई थी, उसकी छाती की बड़ी चोटियों को गोल कर रही थी और उसके कूल्हों के आयतन को नीचे की ओर खींच रही थी। इतनी सुंदर बैठी हुई मुद्रा में भी वह आकर्षण का ऐसा भाव बिखेर रही थी कि पक्षी भी गाने लगे। डायोन का स्तब्ध रूप देखकर डेलिया ने अपनी आंखें जोर से घुमाईं। अगर मुझे पता होता कि वह भी यहाँ आएगा, तो मैंने कभी भी बड़ी बहन मैडेलिन से प्रशिक्षण में मदद नहीं मांगी होती। वह बहुत विकृत है। मैडलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी कोमल हंसी के साथ उसके बाल भी झूल रहे थे, उसकी चमकदार सुनहरी आंखें उसके चश्मे के नीचे चमक रही थीं। डायोन ने अपना सिर हिलाया, अपनी शून्यता से उबरते हुए, मैं डायोन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। डायोन ने मैडेलिन का अभिवादन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैडेलिन की कोमल आवाज ने डायन का स्वागत किया। मैं मैडेलिन हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है डायन, मेरे चाचा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। मैडेलिन के कोमल छोटे हाथ डायन के हाथों में घुस गए और उसे लगा कि वह एक बार फिर से किसी मधोशी में चला गया है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसकी छाती थोड़ी लाल हो गई, लेकिन इस बार वह अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रहा। लेकिन इससे पहले कि वह मैडेलिन का हाथ छोड़ पाता, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसका हाथ जितना होना चाहिए उससे अधिक ठंडा है। खुद को नियंत्रित न कर पाने के कारण डायन ने अचानक बोल दिया। उसकी आवाज में चिंता उससे कहीं ज्यादा थी, जितना उसने सोचा भी नहीं था। तुम ठीक हो? मैडेलिन एक पल के लिए चौंकी। डायन के हाथ छोड़ते ही उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। डेलिया ने डायन को आश्चर्य से देखा। डायोन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मुझे माफ करें, शायद मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। मैडेलिन कुछ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने अपना सिर नीचे किया और इतनी धीमी आवाज में बोली कि पानी की हल्की सी लहरें उसकी आवाज को लगभग पूरी तरह से डुबो गईं। मैं बचपन से ही बीमार रही हूं, लेकिन जैसे कि वह कभी दुखी नहीं हुई हो। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि मेरा सैपियंटिया परिवार भी इसका समाधान नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी बर्बाद हो गई हूं। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरे चारों ओर इतनी सुंदरता के होते हुए मैं हर समय दुखी कैसे रह सकती हूँ। डायन का दिल दुख गया। वह इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उसकी कोमल आत्मा ने उसे छू लिया। ये कुछ ऐसा था जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। डायोन मैडेलिन के पास एक चट्टान पर बैठ गया। क्या मैं तुम्हारा वीणा देख सकता हूँ? मैडेलिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी जब वह डायोन को गौर से देख रही थी। आमतौर पर लोग माफी मांगते हैं, ये भी नहीं समझते कि इससे मैं अंदर से टूट जाती हूँ। ऐसा लगता है कि वह संगीत के जरिए मुझसे संवाद करना चाहता है। मैडेलिन ने अपने लाल होठों को अपने नाजुक हाथों से ढक लिया और एक मोहक हंसी उसके मुंह से निकल गई। मुझे आश्चर्य है कि संगीत की इच्छा के बारे में उसकी समझ कहाँ तक पहुँच गई है। क्या वह मेरा मुकाबला कर सकता है? मैडेलिन ने हल्के से सिर हिलाया और अपना वीणा आगे बढ़ा दिया। सिर्फ इस दृश्य ने ही डेलिया को स्तब्ध कर दिया। वह जानती थी कि मैडेलिन उस वीणा को कितना संजो कर रखती थी। मैडेलिन की बीमारी के कारण अलग होने से पहले यह उसके गुरु का एकमात्र टुकड़ा था जो उसके पास बचा था। शायद डेलिया और मैडेलिन का परिवार ही एकमात्र ऐसा था जो जानता था कि मैडेलिन को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रहना था। डायन ने मैडेलिन की ओर देखा, उसकी चमकती आंखों से मंत्रमुग्ध होकर। कितनी मुस्कान है! कितना अच्छा होता अगर यह कभी फीकी न पड़ती। मैडेलिन की आंखें और भी कोमल हो गईं जब उसने देखा कि डायोन उसे किस नज़र से देख रहा है। वह मुझे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और उसकी आंखों में वासना का बादल नहीं है। मैंने पहले कभी ऐसी पवित्र नज़र नहीं देखी।
मैडलिन का दिल धीरे धीरे गर्म हो गया। डायोन ने अपनी हथेलियां हिलाईं और उसके हाथों में एक सुनहरी आग प्रकट हुई। ये बड़ी और बड़ी होती गई तथा उसे देखने वाले तीनों के चेहरों पर एक हल्की गर्माहट फैल गई। वह तो एक जन्मजात अरोरा, और यह इतना शक्तिशाली है। मैडलिन हैरान थी। हालांकि उसने मॉनिटर के जरिए डायन का डिस्प्ले देखा था, लेकिन वह उसका दबाव महसूस नहीं कर पाई थी और सही फैसला नहीं कर पाई थी। अचानक उसने खुद की ओर देखा। मुझे इतना बेहतर क्यों लग रहा है? वह मुझे ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन यह मुझे उन सभी दवाओं और अमृतों से बेहतर लग रहा है जो मैंने लिए हैं। क्या उसे पता था कि ऐसा होगा? डायोन के हाथ में ज्वाला धीरे धीरे एक सुनहरे लिली में बदल गई जब उसने उसे धीरे धीरे वीणा के तार तक पहुंचाया। कैसा नियंत्रण! उन तीनों ने एक साथ सोचा। तार कंपन कर रहे थे, एक कोमल गीत की ध्वनि निकल रही थी जो मैडेलिन के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी, उसके चेहरे पर और अधिक रंग भर रही थी। उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरी आग उसे पूर्णता के शिखर पर ले जाने पर आमादा थी। डेलिया ने उस लड़की में आए बदलावों को देखा जिसे वह हमेशा से बड़ी बहन कहती थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। आप लंबे समय से पीड़ित हैं। मैं कैसे कर सकता था? डायन सचारो, इस दुनिया में ऐसी सुंदरता को थोड़ी सी भी मुरझाने की अनुमति दे। उन्होंने पहले कभी लिरे नहीं बजाया था, लेकिन पियानो सिर्फ अतिरिक्त चरणों वाला एक तार वाला वाद्य यंत्र था। डायन ने अपने वर्षों के खेल में जिस बेहतरीन सुर को निखारा था, उससे वह इस लिरे को बनाने वाले नोट्स को अपेक्षाकृत आसानी से समझ गया था। उस स्थिति में इसे बजाना सिर्फ नियंत्रण से ज्यादा कुछ नहीं था। डायन ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं। उसके हाथ तारों पर फिसल रहे थे। एक ऐसा राग बज रहा था जो गर्मी और जोश से भरा हुआ था। जितना ज्यादा वह बजाता, मैडलिन उतनी ही गर्म होती जाती। पहला स्तर, दूसरा, चौथा। डायोन के संगीत का प्रदर्शन बढ़ जाएगा। उसकी धुन और भी बेहतर होती गई, उसके हाथ और भी ज्यादा चुस्त होते गए और उसकी धुन और भी ज्यादा खूबसूरत होती गई। मैडलिन के शरीर में गर्म खून एक अंतहीन धारा की तरह बहने लगा। छठा, आठवां। संगीत की इच्छा के बारे में उनकी समझ कितनी प्रखर है। नौवां, वे पहले से ही उस शिखर पर हैं जिसे सार संग्रह मंच से नीचे का कोई मार्शल कलाकार समझ सकता है। मैडेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट गई हो। अगर दूसरों को पता चले कि डायोन ने 9वीं स्टेज की इच्छा को समझ लिया है, तो ये हंगामा मचाने के लिए पर्याप्त होगा। नहीं, इसे हंगामा कहना न्याय नहीं होगा, ये पूरे फोकस अकादमी को उल्टने के लिए पर्याप्त होगा। ये कितना हास्यास्पद था। इसे समझने के लिए एली और डेलिया जो पास में खड़े थे, वे भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। इच्छा शक्ति का ये स्तर उनसे इतना परे था कि उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि उनके सामने क्या हो रहा है। मैंने अपना पूरा जीवन संगीत में डूबा कर बिताया है। मेरे पास मार्गदर्शन के लिए गुरु भी थे, लेकिन मैं अभी केवल 7वें स्तर पर हूँ। वाह! मैडलिन ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराए। उसके व्यवहार में ईर्ष्या की एक झलक भी नहीं थी। मानो कोई खूबसूरत परी अपने बसेरे से दुनिया को देख रही हो। उसका व्यवहार दिल को छू लेने वाला था। मैडेलिन का शरीर, जो हमेशा से ही कांपता रहता था, आखिरकार शांत हो गया। उसने कई सालों में पहली बार गहरी सांस ली। उसे जो दर्द महसूस हो रहा था, वह धीरे धीरे कम हो गया और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसके गालों से आंसू बहने लगे हैं। डायन एक सुखद धुन बजा रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और लिली प्रशंसा में हिल रही थी। वीणा से निकलने वाली गर्मी कोमल और अधिक परिष्कृत हो गई। इसने मेडेलिन के शरीर को भर दिया, जो उसे परेशान करने वाली बीमारियों से जमकर लड़ रही थी। ऑरोरा फ्लेम पर उसका नाजुक नियंत्रण और भी शक्तिशाली होता गया। उसे यह पता नहीं था, लेकिन वह पहले से ही फ्लेम कंट्रोल के ऐसे दायरे को छू रहा था जिसे ज्यादातर कीमियागर अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देख पाते। और यह सब एक सुंदरता के लिए। वह जैसे जैसे खेलता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। ये किसी जन्मजात आभा का प्रभाव होना चाहिए। वह पहले ही संगीत की इच्छा के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। उसे इसे एक इरादे में बदलने से रोकने वाली एकमात्र चीज उसकी साधना है। 1 मिनट रुकिए। डायोन की तरफ देखा और उसका दिल कांप उठा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन अब उसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उसकी छाती में घुसा हुआ हो। डायन ने अपने जबड़े को भींच लिया और उसे लगा कि वह मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा रंगीन हो गया था। उसके होंठ फट गए थे और उसकी उंगलियां तनाव से खून बह रही थीं। हर बार जब वह तार को खींचता, तो लाल रंग का एक छोटा सा मोती तारों से गिरता, नीचे टपकता और ऊंचे सूरज के नीचे प्रतिबिंबित होता। फिर भी उसे देखते हुए उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। मैडेलिन का दिल कांप उठा। उसका कोमल बाहरी रूप पहली बार ढह गया।
वह डायन के पास गई और उसके हाथ वीणा से खींच लिए। क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई साधना नहीं है, लेकिन तुम इतने लंबे समय से इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि इससे शरीर पर किस तरह का दबाव पड़ता है? बड़ी बहन। डेलिया ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कभी भी मैडेलीन को अपनी कोमल मुस्कान खोते नहीं देखा था, किसी और को डांटते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी कि वह अभी क्या देख रही थी। ये लगभग ऐसा था जैसे अपनी मां को अपनी आंखों के सामने अचानक एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदलते हुए देखना। डायन की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। वह अपने सामने इस सुंदरता को देखता रहा। उस पल उसे असीम संतुष्टि महसूस हुई, जिसके कारण वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसने मैडलिन की आंखों में देखा, वह आश्चर्यजनक रूप से उसके करीब थी। वह खड़ा हुआ और उसका चश्मा उठाया, उसके आंसू पोंछे इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती। डायन उसके ऊपर मंडरा रहा था, जो उससे लगभग आधा सिर लंबा था। अपने ऊपर उसकी छाया महसूस करते हुए और एक मर्दाना गंध महसूस करते हुए जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मैडेलीन खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई। उसने शर्म से नीचे देखा। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना आत्म जागरूक महसूस नहीं किया था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने हमेशा एक सौम्य किस्म का आत्मविश्वास दिखाया था। यहाँ तक कि जब डायन ने उसे पहली बार देखा तो उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। उसने इसे सहजता से लिया। हालांकि उसकी आंखें काफी पवित्र थीं, लेकिन मैडलिन ने पहले भी कई पुरुषों में इस तरह की नजर देखी थी। जो लोग डायन की तरह इस बारे में कम से कम विनम्र थे, उन्हें अभी भी उससे थोड़ी शिष्टता मिलती थी। वह किसी को सिर्फ सुंदरता देखने के लिए नहीं मार सकती थी, है ना? लेकिन अभी तो यह एक बिल्कुल अलग तरह की अनुभूति थी, मानो उसे उसकी मदद करने में सक्षम होने से आत्मविश्वास मिला हो। डायन की सभी घबराहट गायब हो गई। वह एक बार फिर वही डायन था जिसने एवा के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की थी और डेलिया से यह पूछने की हिम्मत की थी कि वह उसके नग्न शरीर के बारे में क्या सोचती है। और यह डायन, वह एक ऐसा आदमी था जिसने मेडेलिन के दिल की धड़कनों को कई बार बढ़ा दिया था। यदि मैं वर्षों से कष्ट सह रही एक सुंदरी की सहायता के लिए कुछ घंटों का कष्ट नहीं सह सकता, तो मैं एक अच्छा पुरुष कैसे हो सकता हूँ? डायोन ने पूछा। मेडेलिन काम पर थी। घंटों हो गए। उद्धरण। डायोन की आंखों में न देख पाने के कारण वह फुसफुसाई, धन्यवाद। बेतुका मत बनो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो एक बार डेट पर जाना कैसा रहेगा जब मैं तुम्हारे लिए कोई इलाज ढूंढ लूं? डायोन ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरानी की बात है कि मेडेलिन ने सिर हिला दिया। डायन ने भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा, लेकिन जब उससे मिला तो वह इतनी जोर से हंसने लगा कि आसमान हिल गया। मैडलिन का चेहरा लाल हो गया। उसने लगभग अवचेतन रूप से उत्तर दिया था, जैसे कि वह संभवतः नहीं कह सकती थी। जब उसे होश आया तो उसकी शर्मिंदगी उसकी गर्दन तक पहुंच गई और उसने जो किया था उसे महसूस किया। मुझे क्यों विश्वास है कि वह इलाज खोज लेंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं डेट के लिए क्यों राजी हो गई। मैं चाचा को ये बात नहीं बताने दूंगी, वह मुझे बहुत तंग करेंगे। विकृत, डेलिया ने दबी हुई आवाज में कहा। लेकिन इस बार यह निश्चित रूप से कम भयंकर लग रहा था। इस बार डायन को जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह हंसने में व्यस्त था, इस तथ्य के लिए कि मेडेलिन का कुलीन परिवार और यहां तक कि उसका शक्तिशाली स्वामी भी उसका इलाज नहीं खोज पाया था। डायन को इसकी परवाह नहीं थी। बिना किसी डेट के भी वह इस सुंदरता के लिए कोई इलाज खोज लेगा, और वह भी किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा चाहता था। ऐसी मुस्कान को इस दुनिया से अपनी सारी चमक दिखाने से पहले मिटने नहीं दिया जा सकता। तो फिर वह इतना आश्वस्त क्यों था कि वह सफल हो जाएगा? खैर, वह डायोन था सचारो। क्या उसे किसी और कारण की जरूरत थी? डायन अपने छात्रावास की ओर वापस चला गया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसकी उंगलियां अभी भी उसके अपने खून से सनी हुई थीं, लेकिन उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान लटक रही थी। हर बार मेडलिन की एक छवि उसके दिमाग में कौंध जाती थी, जिससे वह लगभग खुद को रोककर हंसने लगता था। उसने सच में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अगर वह उसे ठीक से न छेड़ता तो क्या वह डायन भी बन पाता? सचारो, इस तरह की औरत को वह निश्चित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे क्या करना है, वह उसे अपना बनाना चाहता था। उसके चश्मे और सुनहरी आंखों को देखते हुए वह संभवतः सेपियंटिया परिवार से है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है कि उन सभी की आंखों का रंग एक जैसा है। डायन ने अपना सिर हिलाया।
ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी प्यारी मैडलिन अनाचार की प्रथा का उत्पाद थी। इतनी सुंदर महिला ऐसी गंदी बकवास से कैसे आ सकती है? डायन ने इसे मार्शल वर्ल्ड की एक विचित्रता के रूप में देखा। कौन जानता है, शायद इस जगह पर आनुवंशिकी अलग तरह से काम करती हो। उसने सुना था कि ये साधक सैकड़ों से लेकर हजारों साल तक भी जी सकते हैं। वह कौन होता है ये कहने वाला कि उनकी आनुवंशिकी अलग तरह से काम नहीं करती? इस जादुई दुनिया के बारे में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो वह नहीं जानता था। डायोन के कदम रुक गए, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या खराब समय है? डायन ने गहरी सांस ली, उसकी पीठ सीधी हो गई। उसके सामने ब्लू और रेड की उभरी हुई आकृतियां खड़ी थीं और वे उपहास कर रही थीं। वास्तव में उनकी मुस्कुराहट को देखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से बहुत पहले ही डेरियस को बुला लिया था। मानो ब्रह्मांड डायोन के मन को पढ़ रहा था और कुछ ही देर में उस गोरे लड़के का चेहरा सामने आ गया। ये देखकर कि डायोन कुछ नहीं बोल रहा है, डेरियस का उपहास और गहरा हो गया। क्या हुआ? तुम थोड़े पीले दिख रहे हो। मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी मुझे याद करने की कोशिश कर रहे हो। डेरियस की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो गया कि वह अभी भी डायन की पिछली टिप्पणियों को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से ले रहा था। लेकिन हालांकि डायन उस समय काफी उदास दिख रहा था, लेकिन इसका डेरियस से कोई लेना देना नहीं था। खैर, शायद इसका थोड़ा सा संबंध डेरियस से था। उस पल डायन को अचानक एहसास हुआ कि उसकी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। डायन को उद्घाटन समारोह के दौरान इसका थोड़ा बहुत अनुभव हुआ था, लेकिन इस स्तर तक कभी नहीं। डायन को यह नहीं पता था कि उद्घाटन समारोह के दौरान उसने जो इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया था, वह उसकी आत्मा की सहनशक्ति पर कोई असर डालने के लिए बहुत कमजोर थी। उसकी आत्मा की प्रतिभा के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी मैडलिन को कुछ घंटे की शांति देने के लिए उसने इच्छाशक्ति के उस स्तर को छू लिया था जो उसकी सीमाओं के बिल्कुल किनारे पर था। और नतीजा, खैर, उसे लगा कि यह बहुत बढ़िया था। अभी इस पल तक किसी गड़बड़ी को महसूस करते हुए एक छोटी भीड़ ने अपना ध्यान उधर लगाया और देखा कि वहां एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य घटित हो रहा था। डायन ने चारों ओर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसकी नजरों से नजर मिलाने को तैयार नहीं था। हालांकि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अपने सिर को अंदर से हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा था कि उसने कितनी सारी प्लेटें बेची हैं और अपने साथी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कितनी छूट दी है। उसने सोचा था कि शायद उसने उनमें से कुछ के साथ कम से कम एक छोटा सा रिश्ता तो बनाया होगा। लेकिन इस समय उनमें से कोई भी उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। डायन आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। शायद ये पहली बार था जब उसने मार्शल वर्ल्ड का असली चेहरा देखा था। अब तक ये कम से कम गुप्त था, लेकिन यह इतना स्पष्ट था कि यह व्यावहारिक रूप से उसके चेहरे पर तमाचा मार रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ छत इतनी नीची है कि मैं होवर बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे बुरी बात यह है कि इसमें ज्यादा चार्ज नहीं बचा है। डायन ने अपना जबड़ा कस लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल वर्ल्ड में आने के बाद वह अपने विभिन्न गैजेट्स के लिए पावर सोर्स नहीं ढूंढ पाएगा। उसने पहले ही सोच लिया था कि क्या वह उन्हें संशोधित कर सकता है ताकि वे इस दुनिया के लोगों द्वारा क्यूई या ऊर्जा कहे जाने वाले पर चल सकें, लेकिन उसने अपनी एरिकीमिया में महारत हासिल करने में इतना समय बिताया था कि वह कभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अपने दिमाग को केंद्रित करते हुए डायन ने अपनी कलाइयों को हिलाया और जल्दी से काले दस्ताने और गाज चुने जो उसकी कोहनी तक फैले हुए थे। मेरे पास बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि यह पर्याप्त होगा। ये गार्ड और दस्ताने उसके पिता की सैन्य वर्दी का हिस्सा थे। उनके निधन के बाद डायन ने उन्हें हमेशा अपने पास रखा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उनका इस तरह इस्तेमाल करेगा। तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, ब्लू कहे बिना नहीं रह सका। डेरियस और बाकी लोग हैरान थे कि डायन वास्तव में युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसा कुछ उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उम्मीद थी कि डायन बस पलट जाएगा। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ शब्दों की लड़ाई में शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपने उस बदसूरत चेहरे के साथ जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डायोन ने उपहास किया। ब्लू का चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके माथे की नसें धड़कने लगीं। जब वह डायन की ओर झपटा, उसके चेहरे पर पड़ा निशान उस समय विशेष रूप से जीवंत लग रहा था। अरे, बहुत तेज है। डायन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपनी दोनों बाहें क्रॉस करने का ही समय मिला था कि वह दीवार से टकरा गया। डायन को उस पल एहसास हुआ कि उसका दिमाग भी सुस्त था, जो शायद उसकी थकी हुई आत्मा का नतीजा था। ब्लू की हरकतें उसकी आंखों को लगभग धुंधली सी लग रही थीं। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहा था कि तभी एक मुट्ठी उसके सामने आ गई।
टकराना। आह। डायोन खून खांसते हुए फर्श पर गिर पड़ा। अरे, मेरी पीठ और हाथ की हड्डियां टूट गई हैं। गार्ड के बावजूद ये कैसी शक्ति है? डायन चौंक गया। यद्यपि उसकी आत्मा ने उसके शरीर को एक बेहतर वाहन के रूप में कार्य करने के लिए मजबूत होने के लिए मजबूर किया था, फिर भी डायोन का स्तर उसके प्रवर्धन उपकरणों के बिना प्रथम वर्ष के छात्रों में औसत से नीचे था। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि डेरियस, ब्लू और रेड सभी उच्च वर्ष के छात्र थे। इससे पहले कि डायोन उठ पाता, उसे अपने ऊपर एक छाया मंडराती हुई महसूस हुई। तुम मेरे निशान का मजाक उड़ाना चाहते थे, डेरियस ने हंसते हुए कहा। लगता है तुमने ब्लू को नाराज कर दिया है, और तुमने उसका कितना अपमान किया है, इसे देखते हुए रेड भी तुम्हें जाने नहीं देगा। डायोन ने महसूस किया कि कोई हाथ उसके गले को लपेट रहा है और उसे ऊपर उठा रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, डायोन ने खूनी मुस्कान के साथ कहा, अपनी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए। मुझे यकीन है कि आपकी माँ आपके चेहरे को पसंद करती है। टकराना। डायन को लगा कि उसकी खोपड़ी लगभग टेढ़ी हो गई है क्योंकि उसे दूसरी बार दीवार से टकराया गया था। उसकी आंखों का सफेद भाग आंशिक रूप से पीछे की ओर मुड़ गया था। उसकी चेतना लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। डायन ने मुश्किल से अपने विचारों को एक साथ जोड़ा। शोरगुल के कारण बड़ी भीड़ जुटने लगी थी। दुर्भाग्य से पहले बैच की तरह कोई भी मदद करने के लिए इच्छुक